हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो यस, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला पार्ट, जहां पे हम लोगों ने केवल डिफरेंस देखा था। अब ना अपने एग्जामिनेशन में अब मैं थोड़े से हायर लेवल पे जाऊं तो वहां पे कुछ छोटी चीजें और पूछ लेता है कि जब कोई धातु किसी का क्रिया करती है तो सर वहां पे कौन सी गैस बन जाती है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज, कल ना मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजने थे जो मैं भूल गया हूँ, तो आज की क्लास के बाद ना मैं कुछ क्वेश्चंस और भेजूंगा। जितना भी हमने पढ़ा उससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे एक्चुअली। सो प्लीज उन सभी क्वेश्चंस को आज क्लास के एंडिंग के बाद लगा जरूर लेना। और ये क्वेश्चंस ना मैं क्लास के बाद जो पीडीएफ अपलोड करता हूँ उसके साथ ही अटैच कर दूंगा। अब सर, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, फटाफट से दो चीज कंफर्म कर दो, एक तो आवाज और दूसरा बैकग्राउंड। क्या दोनों चीज क्लियर है? सो अंकित, गगन, फटाफट से जल्दी से कंफर्म करो, एक तो आवाज और दूसरा बैकग्राउंड, दोनों क्लियर है? राइट, ठीक है। तो गाइस, कल जो मैंने आपको डिस्कस किया था, यहाँ पे जो भी कुछ बताया था, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ठीक है। तो गाइस, एक बच्चे का डाउट भी आ गया, सर सोनोरस क्या होता है? तो कल मैंने आपको ना वो स्कूल में बेल वाला एग्जांपल दिया था। क्या? कि सर, एक ऐसा गुण जिसको जब पीटा जाएगा तो आवाज उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। बेस्ट एग्जांपल है आपकी स्कूल की बेल्स का। तो सोनोरस क्या हो गया? सोनोरस एक्चुअली वो प्रॉपर्टी हो गई, मेटल्स की होती है, कि जब उसको पीटा जाता है तो उसमें साउंड उत्पन्न होती है। सो दैट इज सोनोरस नेचर। खैर, तो ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब यहां पर ये जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, एक एक करके जरा इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए, लेट्स सी। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अभी मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या? तो सबसे पहले देखो, जब भी कोई धातु एयर या ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड बना देती है। मतलब क्या? आप किसी भी धातु का एग्जांपल ले लो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कॉपर का। अब कॉपर का क्या किया हमने? कॉपर को ना और रिएक्ट करवाया। अब ये जब रिएक्ट करी, यानी इसने जब क्रिया करी एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इससे हलवा सवाल नहीं हो सकता कि सर Cu प्लस O, इससे क्या बनेगा? इट विल बी कॉपर ऑक्साइड, राइट? तो ये क्या बनेगा? ये कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। सिमिलरली, अगर मैं सर यहाँ पे किसी और मेटल के एग्जांपल लेता तो भी यही होता। तो यहाँ पे सर, अब क्या ये मेरा फॉर्मूला सही लिखा है? क्योंकि आप लोगों को मैंने इतना पढ़ा दिया है तो मैंने जानबूझ के इक्वेशन लिखी है। क्या ये फॉर्मूला सही लिखा है? क्या आप लोग मुझे बताएंगे? सर, जब हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड की बात करते हैं, इज इट करेक्ट? नो। क्यों सर? क्योंकि हम लोगों को वैलेंसी वाला लॉजिक पता है। जहां पर क्या होगा सर, हम लोगों को एक चीज यहां पर क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप कॉपर वाले पार्ट पर बात करते हैं तो अब रिएक्शन जैसे मैं कराऊंगा, तो यहां पे क्या होगा? एयर में जो गैसेस मौजूद हैं, एयर के अंदर सर बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? देखिए सर, एयर के अंदर यहां पर हम लोग बोलते हैं सर, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, राइट? इधर ऑक्सीजन गैस भी है, फिर इधर वाटर वेपर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सब है। तो अब यहाँ पे जब मैं रिएक्शन कराने वाला हूँ तो इस रिएक्शन वाले पार्ट पर चलते हैं। तो ऑक्सीजन वाला पार्ट क्या है सर? एयर से, क्योंकि रिएक्शन की मैं बात कर रहा था, राइट? अब मैं जब एयर से रिएक्शन की बात कर रहा था तो यहाँ पर रिएक्ट करते में देखना सर, Cu प्लस O2, तो ऐसे तो CuO2 बन जाना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे सर, इस वाले पॉइंट बेटा दानिश, उसमें ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट तो मैंने बस वहां पे एक्सप्लेन करने लिया था, वहां पे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं मीर दानिश, ठीक है? खैर, वापस सब लोग आओ। अब सर, यहाँ पे जब ये रिएक्शन आप बनाएंगे तो एक बात बताओ, यहाँ पे दो ऑक्सीजन के पार्ट दिख रहे हैं, वही बेसिक नौवीं वाला हिसाब किताब है सर। दो पार्ट ऑक्सीजन के दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सर क्या करूं? अब मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है, तो सर दोनों को मैं क्या कर लूंगा, इसको रिएक्ट करने के लिए। तो यहां पर अब मैं इक्वेशन में क्या मेंशन कर सकता हूं? मैं मेंशन कर सकता हूं 2Cu। खैर, मुझे ये वाला पार्ट एक्सप्लेन नहीं करना है, हमसे कोई पूछने नहीं वाला है, कहानी कोई नहीं पूछेगा, वो बोर्ड में आता था, बस मैं आपको पुरानी चीज याद दिला रहा हूं। सो गैस सर, जब भी ये आपका जो मेटल है, जब भी किसी ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? उस धातु का ऑक्साइड बना देगा, यानी मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने आ गया कॉपर ऑक्साइड। नाउ आगे बढ़ते हैं। और सर, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ना किसी मेटल के, ये सर एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? तो यहां पे हम लोग टर्म यूज करते हैं एम्फोटेरिक टेरिक ऑक्साइड। क्या होता है सर? यहां पर क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए मैं किसी मेटल के ऑक्साइड की बात करूं, अगर ये सर दोनों एसिड और बेस का रिएक्ट कर सकते हैं, जिससे सोल्ट एंड वाटर बन रहे हैं, तो यहां पे हम लोग सर ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब मैं कहूंगा सर, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? तो फिर से याद रखना, तो जैसे कि मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर लूं, जैसे कि Al2O3, अच्छा एग्जांपल दे रखा है। तो अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें या फिर कोई भी ऐसा ऑक्साइड जो सर एसिड या बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सके, अब आप कहेंगे सर एक सेकेंड, यहां पर ये हमको क्लियर नहीं हुआ कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया एसिड
और दूसरा जो शब्द आपने इस्तेमाल किया बेस, इनमें अंतर क्या होता है? तो इनमें जो अंतर है ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए देखो समझना तो जरूरी है, तो आज भी मैं इसका एक बेसिक आइडिया देता हूं। होगा क्या सर, कोई भी एसिड कब कहलाता है, कोई भी चीज एसिड कब कहलाएगी? जब वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि जब उनके जलीय घुल की बात करेंगे तो उनमें से निकलेगा H+ आयन। और बेस कब कहलाएगा? सब बेस तब कहलाएगा जब उसमें से निकलेगा OH- आयन। अब आप कहेंगे सर ये हमको कैसे पता लगेगा कि H+ निकल रहा है कि OH- निकल रहा है? तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ उदाहरण दूंगा, बिना कुछ एक्सप्लेन करे भी आप आंसर दे पाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने गाना सुना होगा, मेरे पेट में हो रही गुड़गुड़, बालम बड़ो सयानो, मेरे लिए ठंडा कोका कोला लाए हो, तो वो वाले गाने पे जाते हैं। तो ये सर पेट में जब गुड़गुड़ होती है तो बेसिकली अगर मैं एसिडिटी की बात करूं, तो एसिडिटी जब होती है तो हम लोग उस टाइम पे क्या यूज करते हैं? काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकंड में, इनो, गैसो फास्ट, ये सब क्या है सर? ये जो भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं सर, ये एसिडिटी को कम कर रही हैं। तो ये चीज मैं आपको वैसे कल समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बेसिक एग्जांपल दिमाग में आ गया। हाँ, कोको कोलो है, सही कह रहे हो, कोका कोला नहीं, कोको कोलो है। सो बेसिकली यहां पर सर जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये प्लीज याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर मान लो उपज हो गई है या एसिडिटी है तो इसके लिए आप कौन सी दवाई का उपयोग करेंगे? 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ही ऑप्शन है। तो जो लोग एसएससी जेई वाले बच्चे हैं, तो जूनियर इंजीनियर के ना ये पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से था, हो सकता है सर ये एएलपी और बाकी एग्जाम में भी पूछ ले। सो सर एसिड्स को कम करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? बेस चाहिए होगा। अब पीएच वैल्यू से मैं कल समझाऊंगा बेसिकली होता क्या है, लेकिन अभी के लिए समझना, अगर मैंने MgOH की बात करी है, ठीक है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैं आपसे पूछता हूं सर एक्वस सॉल्यूशन में इसमें से क्या निकलेगा, H+ या OH? तो हमको यहां पर बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर है, और वो क्या है? हेलो राजा, यहां पर मुझे दिख रहा है OH, तो मुझे इस OH से पता लग गया गुरुजी ये क्या है? ये सर मेरा क्षार है, यानी कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं बेटा, इसको मैं बेस या एल्कली कह सकता हूं। सिंपल सा फंडा है, और कल सर डिटेल में जाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, क्योंकि ना एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। सिंपल सा, बिल्कुल सही। सिमिलरली मैंने सर एक और एग्जांपल लिया, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया अम्लों के राजा का। ये एसिडों के राजा साहब हैं, जानते हैं आप? सो द किंग ऑफ एसिड्स, जिनका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है सर, अब इस वाले पार्ट में कहीं आपको OH दिख रहा है? तो यहां पर सर देखिए, अगर मैं इस वाले पार्ट पे जाऊं तो मुझे तो यहां OH दिख रहा था। क्या मुझे यहां पे OH दिखा? नहीं दिखा। जब OH नहीं दिखा तो लाड़ो, गुड़िया, अंकुर, विश्राम, हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमको यहाँ पे अकेला H दिख रहा है। यानी एक्वस सॉल्यूशन में से यहां से हमको क्या मिल जाएगा? यहां से हमको H+ आयन मिल जाएगा। तो बहुत क्लियर है, अगर आपका H+ आयन है तो एसिड है, इसका मतलब ये जो सामने मैंने लिखा है ये चीज क्या कहलाएगी? ये चीज एसिडिक होगी। सिंपल सा लॉजिक। अब सर बेसिकली इससे ज्यादा डिटेल में अब हम कल ही देखेंगे, यहां पे समझाना इसलिए जरूरी था कि मैं आपको बेस यहीं से क्लियर करते हुए चल रहा हूं, कहीं समस्या खड़ी नहीं होने दूंगा। तो सर फिर से एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? हाँ बिल्कुल, रौनक पूछना सर HCl भी एसिड होगा? बिल्कुल होगा। कुछ भी चीज सर जहां पर आपको दिख रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देगा वो एसिड कहलाएगा, दैट्स इट। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, बिल्कुल शशिकांत। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करते हैं, क्योंकि अगर मैं आपके जवाब दूंगा ना जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बच्चे कहेंगे सर फिर वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे निकालोगे, ये क्या है? तो पता लगा हम लोग पढ़ तो मेटल नॉन मेटल रहे हैं, और सवाल आ गए सर हमारे एसिड से बता दो। तो यहाँ पे खिचड़ी ना पके, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे केवल कल का। कल मैं आपको बताऊंगा कि यस कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन से वीक एसिड होते हैं। फिर भी आपका जब क्वेश्चन आ चुका है तो शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी लोग थोड़ी देर के लिए चाहो तो कान बंद कर सकते हो। सर होता क्या है, अगर ये कंप्लीटली आयनाइज कर जाए तो सर वो चीज कहलाएगी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वो पार्शियली आयनाइज कर रहा है कोई भी एसिड तो वो कहलाता है वीक एसिड। अब एग्जांपल्स कल देखेंगे, चलो सर। सो लाडो कह रहे सर नहीं सुनेंगे, चलो वापस आते हैं। सो गाइस वापस आएंगे अपने पॉइंट पर। तो मैंने ये बोला था कि सर हो सकता है कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हों। ऑक्साइड्स ये क्या हो गया सर? अभी डिस्कस किया था, मेटल ऑक्साइड, यानी सबसे पहले धातु आ गई फिर ऑक्साइड लगा दो। जैसे कॉपर एक धातु हो गई, राइट, यहाँ पे सोडियम एक धातु हो गई। तो कुल मिला के कोई भी धातु यानी कोई भी मेटल साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन किया तो क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। तो ऐसा मेटल ऑक्साइड जो सर एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका एक एग्जांपल ये रहा, बस। वैसे चाहता हूं तो एक लाइन में खत्म कर सकता था, लेकिन ये समझाना जरूरी था। अब सर यहां पर हो गया, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो रामराज मैंने ये बोला बेटा कोई भी धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो वो धातु ऑक्साइड बना देती है, ठीक है।
और अगर कोई धातु ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर सकते हैं तो इनको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह देते हैं। ठीक है रामराज, हिंदी वाला पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर यहां पर एक और चीज, जब भी कोई मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगी, यानी कि वेन एवर अ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, या कोई भी धातु जब जल से क्रिया करती है, तो यहां पे सर धातु ऑक्साइड तो बना रही है, लेकिन एक चीज और कि अभी धातु ऑक्साइड जब ये पानी के साथ क्रिया करेगी तो यहां पर याद रखना, यहां से क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर धातु हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, इस वाले पार्ट पे चलता है। तो इस वाले पार्ट पे ये देखिए क्या बोला मैंने कि मेटल ऑक्साइड इन टर्न रिएक्ट्स विद द वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अब इस वाले केस में आप रिएक्शन देखिएगा, जैसे सोडियम था, सोडियम ने पानी के साथ क्रिया करी, क्या किया, सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया। अब देखिए ये रहा सोडियम और ये रहा पानी। अब सोडियम ने जैसे पानी के साथ रिएक्ट किया तो यहां पे क्या बनेगा सर, ये देखो ये H2O वाला पार्ट है, यहां से आपका OH निकल के आया, राइट। अब यहां पर जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट हैं जरा यहां पर आते हैं, तो जिनकी भी क्लास नहीं चल रही बेटा वो रिफ्रेश कर लो। मेरी आवाज अगर आ रही है तो इट्स ओके, वरना मैं ही टाइप कर देता हूं। एक सेकंड, जिनको भी नहीं दिखाई दे रहा है काइंडली रिफ्रेश, एक सेकंड बच्चों प्लीज रुकना, जिसको भी क्लास नहीं दिख रही, ठीक है तो वापस आता हूं। हाँ कुलविंद्र राइनो आ रही है, लेकिन कुछ बच्चों का यहाँ पे पॉइंट है वो नहीं आ रहा है। मोहम्मद खलील कह रहे हैं सर तीसरा वाला पॉइंट। तो तीसरे वाले पॉइंट में मैंने बस ये बोला था बेटा कि आप शायद लेट आए, तो ना लेट आने वाले बच्चों से बड़ी वो, चलो क्या बोलूं मैं, कोई नहीं बेटा, वहां पर ना मैं ये चौथी बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि जो भी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, अगर वो एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्ट कर रही हैं, तो सर ऐसी ऑक्साइड्स आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाती हैं। दैट्स इट, बस। हाँ मलिक, ये आप ही के बैच के लिए, डोंट वरी। अब सर यहां पे आते हैं, तो अब हुआ क्या, जब इस सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इस वाले केस में क्या हुआ, यहां पे एक तो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन एक चीज और याद रखनी है सर, यहां पे ये हाइड्रोजन और मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। खैर अभी मैंने बैलेंस नहीं करा है, तो यहां पे सर एक्चुअली ये हाइड्रोजन गैस बनती है। और एएलपी वालों का तो बेसिक लेवल भी पेपर आएगा, है ना, और एमटीएस वाले तो बिल्कुल ही बेसिक पे हैं, लेकिन जो जूनियर इंजीनियर्स की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेई और एसएससी जेई वाले, बेटा प्लीज याद रखना ये पेपर का ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है कि जब भी कोई सोडियम पानी के साथ क्रिया कर, सॉरी सॉरी सॉरी, जब भी कोई मेटल सर जब भी रिएक्ट करेगा तो इस टाइम पे जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है, प्लीज रिमेंबर यहाँ पे जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन निकलेगी, प्लीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब सर ये जो गैस वाला पार्ट था यहाँ पे मैंने अलग से मेंशन कर दिया है। हाँ इवन देखो जब भी मैं एसएससी जेई कहता हूँ मतलब उसमें सीजीएल इंक्लूडेड हो गया, क्योंकि सीजीएल एसएससी जेई हाई लेवल पे आता है। तो देखो ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने पॉइंट्स लिए हैं, एक एम्फोटेरिक वाला और ये कि धातु जब भी तनु अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो ये सर लवण और हाइड्रोजन बनाती हैं। क्या बोला जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं, सर मेटल्स दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बट एक सेकेंड, हाइड्रोजन तो सर आपने बता दिया, हमने याद भी कर लिया कि सर मेटल जब भी रिएक्ट कर रहे होंगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, इट्स ओके। बट मुझे एक बात बताइए कि सर ये डाइल्यूट एसिड लिखा हुआ है, इस डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है, यानी कि सर ये जो हिंदी वाले बच्चे हैं ये तनु अम्ल क्या होता है। और अगर मैं तनु अम्ल की बात करूं, जो हिंदी वाले हैं सर डाइल्यूट एसिड, अगेन वैसे एसिड बेसिस सॉल्ट्स का कल ही चैप्टर होगा, लेकिन अभी के लिए समझना, हम लोगों में से मैक्सिमम बच्चे केमिस्ट्री लैब गए हैं, है ना, तो कुछ बच्चों को छोड़ के, कुछ नहीं, वैसे तो बहुत सारे बच्चे नहीं गए केमिस्ट्री लैब, आई नो कि किसी ने बताया था कि ना पैसे देके भी पास हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ना वो ग्रेप्स और वो सब लेके आने पड़ते हैं एग्जामिनर के लिए। पता हम केमिस्ट्री लैब कभी नहीं गए, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल में नंबर आ गए हैं। तो जो केमिस्ट्री लैब गए हैं उनके लिए स्पेशली क्वेश्चन है। सो केमिस्ट्री लैब में जब हम गए थे तो सर वहां पर क्या था, केमिस्ट्री लैब में सर एक ऊपर एक रो होती थी, एक नीचे रो होती थी, सभी बच्चों के लिए एक एक स्टैंड होता था, राइट। और इसमें हल्के और भारी से मतलब नहीं है अंकुर, प्लीज समझना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो केमिस्ट्री लैब नहीं गए हैं वो लोग प्लीज सुनना ध्यान से, जो लोग गए हैं वो लिंक कर पाएंगे। तो हर एक बच्चे के सामने एक स्टैंड होता था, ऊपर कुछ एसिड रखे होते थे और नीचे कुछ एसिड रखे होते थे। ऊपर जितने भी एसिड रखे होते थे, बेटा कॉमर्स वाला मतलब ही नहीं, इसलिए मैं 10वीं का एग्जाम्पल है, 12वीं की बात ही नहीं कर रहा हूं, 10वीं में सबके पास केमिस्ट्री लैब होगी, राइट। अब आपके स्कूल वाले ले गए हैं कि नहीं ले गए हैं आई डोंट नो, लेकिन जो लोग गए हैं जैसे त्रिवेंद्र और बाकी लोग जो गए हैं वो लोग लिंक कर पाएंगे, जो नहीं गए हैं वो बस ध्यान से सुनना कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ है, एग्जिस्ट करता है। तो सर हमारे सामने एक स्टैंड रखा रहता था जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ पे सर कुछ लिखे रहते थे, ऐसे करके एसिड थे, डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट एसिड, और एक तरफ नीचे लिखे रहते थे ऐसे CONC करके लिखा रहता था, कंसंट्रेटेड एसिड।
इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए सर, जो डाइल्यूट एसिड है इसमें क्या होगा, आपका जो एसिड है ना, उसमें एसिड की मात्रा होगी कम। अब क्या होगा, अगर मान लो वो एसिड आपके हाथ के ऊपर गिर गया तो आपके लिए उतनी समस्या होगी नहीं। हाँ, नो डाउट कि खट्टा खट्टा लग रहा होगा, हल्की सी खाल उपट आएगी, पीला पीला पड़ जाएगा, यस, बट उतनी ज्यादा समस्या खड़ी नहीं होगी, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है आपके सामने, जब विलेन की बात करते हैं, सो बेसिकली उसके अंदर सबसे छोटा जो थोड़ा सा पार्ट उसमें किसका होगा, अम्ल का होगा, यानी एसिड का होगा। इसको हम लोग तनु अम्ल कहते हैं, जिसमें अम्ल की क्वांटिटी है वो कम होती है, यानी जो एसिड की क्वांटिटी है वो होती है कम। लेकिन अगर मैं यहां पर कंसंट्रेटेड की बात करूं तो कंसंट्रेटेड वाले पार्ट में क्या होगा, अब कंसंट्रेटेड वाले पार्ट में ये है सर कि अगर हम लोग कंसंट्रेटेड की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो एसिड है उसकी क्वांटिटी होती है ज्यादा। क्या होगा, कंसंट्रेटेड वाले पार्ट में एसिड की क्वांटिटी होती है ज्यादा। अब देखिए, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर वो एसिड मेरे हाथ पर गिर गया तो क्या होगा, वहीं पे बैंड बच जाएगी, खालू पड़ने लगेगी, राइट। यानी कि अगर एसिड की क्वांटिटी कम है तो सर वो थोड़ा सा हमारे लिए सेफ एंड साउंड है, उसको हम लोग तनु अम्ल या फिर डाइल्यूट एसिड कहते हैं। जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है वो कंसंट्रेटेड एसिड होता है, सिंपल, यस, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड। तो अब सर यहां पे जो स्टेटमेंट लिखा है वो जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जब भी कोई धातु तनु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो ये लवण यानी कि सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाती है। तो डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या हो गया, है तो एसिड, लेकिन उस पूरे सॉल्यूशन में सर एसिड की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी है, राइट। चलिए, अब यहां पर हुआ, अब इतना वाला पार्ट हो गया, अब बढ़ेंगे आगे। अब सर यहां पर जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ कर दिया, इन्होंने रिएक्शन किया HCl के साथ। मैग्नीशियम ने क्रिया की किसके साथ, HCl के साथ। सर मुझे कैसे पता लगेगा कि जो HCl है ये मेरा एसिड है या बेस है, थोड़ा जल्दी से आंसर देना प्लीज, सभी लोगों से आंसर चाहिए। सर ये जो HCl है ये एसिड है या बेस है, मुझे कैसे पता लगेगा, व्हाट डू थिंक, जल्दी प्लीज। धीरज बेटा वहां पर ना H2SO4 HCl कोई भी हो सकता है। चलो बिल्कुल सही। सर यहाँ पे HCl एसिड हम लोग इसलिए जान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है, H+ आयन। यही मैंने आपको भी स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले बताया था। खैर, तो जब यहाँ पे सर रिएक्शन होगा तो पता क्या बनेगा, देखो सर Mg यहाँ पे लिख देता हूं, तो ये रिएक्शन में होगा MgCl2 प्लस H2। तो जो मैंने स्टेटमेंट दिया था वो आपके सामने मौजूद है। क्या है सर, कि जब भी आपका मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना दिया, MgCl2। ये देखो ये सर सॉल्ट बन गया। सॉल्ट का मतलब लवण, बोले तो जैसे अपने घर में जो लवण इस्तेमाल हो रहा है कौन सा, NaCl, सादा नमक, टेबल सॉल्ट। इसी प्रकार से MgCl2 भी सॉल्ट है, यानी कि सर देखो क्या बन गया, सर इन दोनों की क्रिया हुई तो यहाँ पे लवण बना और लवण के साथ साथ गैस भी बन गई। तो हम लोगों से कोई भी सर यहाँ पर रिएक्शन तो नहीं पूछने वाला है, राइट, अपने एग्जामिनेशन में आता नहीं क्योंकि बोर्ड का पेपर नहीं है, बट समझाना जरूरी था जिससे आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि सर देखो किस तरीके से हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हुआ, किस तरीके से हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हुई है। तो यही बस पॉइंट जो मुझे समझाना था वो ये था कि जब भी मेटल किसी डाइल्यूट एसिड का रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे सर सॉल्ट और गैस बनती है, सिंपल। अब सर इतना वाला पार्ट हुआ, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अब सर जैसे मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो अधातु के बारे में कुछ समझाइए। अब जो अधातु हैं, अब अधातु का एग्जांपल मैं यहां पर सर आप ही लोगों से पूछना चाहूंगा, कोई मुझे नॉन मेटल्स का एग्जांपल दे सकता है? तो आपके सामने ना मैं पीरियड टेबल बना दूं, वैसे आप लोगों ने 30 तक तो याद कर ही लिया होगा। सो फिर भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। सर यहां पर हम लोग जानते थे जब कार्बन के आगे आप जैसे खिसक जाते थे यहां तक, ये सारे के सारे अधातु होते थे, यानी कि सारे के सारे नॉन मेटल होते थे, यही है। अब सर यहां पर जैसे मैंने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब नाम लिए, तो गुरुदेव यहां पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर सारे के सारे क्या हैं, ये सारे सारे नॉन मेटल्स हैं। और मुझसे ये बोल रहा था कि अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो सर इसमें मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूं। अब देखिए बेटा रामराज, अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे ये ना शायद 5 बार बता दिए, 6वीं बार बताता हूं कि अगर वहां पे H+ आयंस निकल रहे हैं यानी हाइड्रोनियम आयंस की अगर मैं बात करूं तो आप प्लीज याद रखना H+ आयंस वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा एसिड यानी कि अम्ल, और OH- एसिड जो पार्ट है वो रिएक्ट करे वो आपका शो करेगा बेस यानी कि क्षार, ठीक है। बाकी रामराज इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, कल हमारा चैप्टर आएगा जहां पे हम लोग अम्ल क्षार के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर ही पूरा है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। खैर, सो गाइस वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं कार्बन के आगे कहीं भी जाऊं तो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। अब देखिए यहां पे जो कार्बन है, ये जो कार्बन वाला पार्ट है,
ये भी सर नॉन मेटल है, तो मैं कार्बन का एग्जांपल ले लेता हूं। तो मैंने क्या किया, कार्बन का उदाहरण लिया, और अभी जो मैं क्रिया कर रहा था, जैसे हवा की हम बात करते तो हवा या ऑक्सीजन, तो मैं ऑक्सीजन का एग्जांपल लेता हूं। इस कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन की क्रिया होगी, देखो अकेला ओ नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है। अब देखिए सर, जैसी कार्बन और ऑक्सीजन ने क्रिया करी, क्या बनेगा? बच्चों वाली बात है, कौन नहीं जानता इसको? सर यहां पर ये बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, सर बेसिकली ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया ना। देखो सर, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड कहलाएगा, राइट। सो यहां पे सर, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सर जैसे हम लोग कहते थे ना कि सर मेटल में वो क्या करता था कि डाइल्यूट एसिड रिएक्ट किया और सर वहां पे हाइड्रोजन गैस हो जाती थी। यहां पर ऐसा नहीं होगा। अधातु जल तथा अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते हैं। प्लीज मार्क दिस वर्ड इन इंग्लिश कि नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। सो दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जबकि ये काम कहां हो रहा था? मेटल में हो रहा था। आपको याद है मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी कि मैग्नीशियम का जब HCl के साथ क्रिया कर रहा था तो क्या बन गया था? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। यानी कि सर एसिड के साथ जब धातु क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन बनेगा, लेकिन अगर अधातु की बात करेंगे तो यहां पे हाइड्रोजन नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल यस कुमार, यस। तो अभी उसी वाले पॉइंट पर आता हूं, क्योंकि यहां पर अभी आप कार्बन से अब लिंक करेंगे तो कैसे वो रिएक्शन हो रहा है। सो यहां पर सर एक और चीज, नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राइड बना देते हैं। सो जैसे कि H2, तो सल्फर और हाइड्रोजन का रिएक्शन देखिए। अब सल्फर सर है क्या, आप लोग जानते हैं? चलो पहले आपसे पूछ ही लूं, क्योंकि अब तो सर समय आ चुका है आपके जवाब देने का। तो जो लोग ध्यान से पढ़े होंगे, केमिस्ट्री रिवाइज करे होंगे टाइम से, वो बता सकते हैं सल्फर क्या है सर। ये मेटल है कि नॉन मेटल है, एक बार बताइए। सो वेटिंग। तो शुभांकर कह रहे मेटल है, मधुमिता कह रही नॉन मेटल है, मुन्ना, घोष, प्रीतम। तो यहाँ पे नॉन मेटल वाले ज्यादा हैं। तो जो बच्चे नॉन मेटल कह रहे हैं यानी अधातु कह रहे हैं, जहां पर ना तो 80 ग्रेड हो, और जो लोग अभी भी धातु कह रहे हैं, प्लीज 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 एटॉमिक नंबर 30 तक रिवाइज कर लेना और पिछली क्लास को एक बार देख लो। तो मैक्सिमम बच्चे नॉन मेटल के साथ हैं, तो उन सबके लिए जहां पर ना तो ग्रेड हो। तो 2-3 बच्चे जो मेटल बोल रहे थे वो सुनना ध्यान से बेटा। ये सल्फर कहाँ पे मौजूद था, आपको मैंने ट्रिक बताई थी, ओस से टीपो, याद आ रहा है? तो यहाँ पे सर आपकी अपनी अपनी ट्रिक्स थी। तो ये सल्फर कहाँ था? ऑक्सीजन के जस्ट नीचे। और हम लोग जानते हैं इस तरफ जितनी भी धातुएं थी ये सब क्या थी, सॉरी जितने भी यहाँ पे तत्व थे ये सब अधातु थे, यानी नॉन मेटल थे। तो डेट मीन्स कि यहाँ पर जो सल्फर है क्या है? सल्फर एक्चुअली आपका नॉन मेटल है, यानी ये बेटा अधातु है, राइट। तो जब सल्फर ये हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करता है तो ये क्या बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा। यहाँ पे सर बनेगा H2S। अब ये सर जो H2S है, इसके बारे में जरा मैं आपको दो चीजें बता दूं। दो चीजें क्या? पहली चीज, आपसे पेपर में बहुत पूछा गया है, सर आरपीएफ का पेपर उठा लो, एएलपी का पेपर उठा लो, सीएचएसएल का उठा लो, चाहे सीजीएल का उठा लो, इवन एसएससी आरआरबी जाइए, आप किसी भी पेपर में चले जाओ, पेपर में पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग पूछेगा, सीधे ही पूछ लेगा, सड़े हुए अंडे की गंध किस में आती है, या फिर H2S में किस प्रकार की गंध आती है। जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं, सर रॉटन एग स्मेल, where do we observe? So we are observing the rotten egg smell in this H2S, that is, लिख लेता हूं एक बार, सड़े हुए अंडे की गंध, रॉटन एग स्मेल यानी कि सड़े हुए अंडे की गंध। तो यहां पे सर ये जो हम लोगों ने बात करा H2S वाले पार्ट में, सर यहां से एक शब्द और है, और जो आपको याद रखना पड़ेगा सर वो है ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड की हम बात कर रहे हैं, चांदी के सिक्के को लंबे समय तक बाहर खुला छोड़ दो, कुछ समय के बाद चेक करोगे वो जो चांदी का सिक्का है या चांदी की कोई भी चीज है वो काली पड़ जाती है, राइट। तो यहां पर भी याद रखना उसमें भी जो रोल होता है सर वो इसी H2S का है। तो पेपर में अगर आपसे कभी पूछ ले कि सर चांदी किसके काली पड़ जाती है, यही है मेन, राइट। दूसरा, जैसे ये चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, जहां पे मैं आपको बताऊंगा रस्टिंग वाला पार्ट। तो सर रस्टिंग में क्या होता है कि जैसे लोहा है तो लोहे को क्या चाहिए सर? हवा मिल जाए, पानी मिल जाए, यानी ऑक्सीजन पानी मिल जाए, उसमें जंग लग जाएगी। इसी प्रकार से चांदी जो काली पड़ती है वो सर इसी के कारण पड़ती है। खैर, सो ये वाली चीज हो गई हमारी। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, और सर कौन सी धातु ज्यादा क्रिया करेगी, ये चीज हमारा सर अब रिवीजन हो रहा है, तो एक बार रिवाइज दोबारा से कर लेते हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं, यानी कि इनकी प्रतिक्रिया किस में ज्यादा होगी किस में कम होगी, कैसे याद रखेंगे? तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, लिथियम
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। सबसे ज्यादा क्रिया किसकी होगी सर? भूल जाओ कि पीछे कुछ भी लिखा हुआ है, जल्दी प्लीज। सो वेटिंग फॉर द आंसर, वेटिंग। सेम रीजन है बेटा, चाहे वो गले में पहनो, चाहे वो बाहर निकाल के रख दो, चाहे वो पैर में पहन रखा है। चांदी काली इसीलिए पड़ रही है क्योंकि एयर में H2S प्रेजेंट है। सो अब सर यहां पर क्रिया किसकी ज्यादा होगी? लिथियम की ज्यादा होगी या रुबिडियम की ज्यादा होगी? कैसे पता लगेगा? तो सर अभी 3 क्लास पहले की बात है, जहां पे हम लोग सर एक 5-6 दिन तक पीरियोडिक टेबल हमने लंबी चलाई थी। मैंने आपसे बोला भी था 4 लेक्चर एक्स्ट्रा हो चुके हैं हमारे, ध्यान सुनना। सर ऊपर से नीचे की तरफ जब जाता था तो हाइड्रोजन में तो सर एक कक्ष आता था, यानी एक शेल था, राइट? दूसरे पे आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या है? सही गांगुली, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी मोस्ट रिएक्टिव? सबसे ज्यादा क्रिया किसकी होगी? सो हिंदी में सबसे ज्यादा क्रिया कौन करेगा, इंग्लिश में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? तो यहां पे सर इस वाले पार्ट पर ध्यान सुनना। हाइड्रोजन है सर, उसमें एक कक्ष है। लिथियम की बात करें तो कॉन्फिगरेशन सर यहाँ पे 2,1, तो यहाँ पे 2 शेल्स आ जाती थी। सोडियम में 1 2 3 आ जाती थी। पोटेशियम में 1 2 3 4 आ गई थी। और रोडियम में 1 2 3 4 और 5 आ गई, राइट? अब सर यहां पर हम लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता था। याद आ रहा है? अब सर आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में निकल सकता है? खुद सोचिए, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में निकल सकता है? राजा, अच्छा आपकी पहली क्लास हो, वेलकम हियर। राजा पुरानी वाली क्लास प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना, आपको ना मिल जाएगा रिकॉर्डेड सेशन। तो सर आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में निकलेगा? जिसमें प्यार कम होगा, जिसमें रोज की लड़ाई झगड़े हैं। प्यार कम होने का मतलब क्या? जो एक दूसरे को कम आकर्षित कर रहे होंगे। अब कम आकर्षित कौन करेगा सर? पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे के पास होंगे तो एकदम से मैग्नेट चिपक जाएगी। सबसे बड़ी एग्जांपल है चुंबक का एग्जांपल ले लो। एक चुंबक ये रखी है, इधर आपने लोहे की कोई चीज पकड़ ली, यहां पे एकदम से पास में तो एकदम से आगे ऐसे चिपक जाएंगे। इधर से थोड़ी सी दूरी है तो यहाँ पे से धीरे धीरे करके तब जाके एकदम से पास आएंगे, चिपक जाएंगे। यहाँ पे और दूरी है तो हल्का हल्का वहां पे ना वाइब्रेशन होगा, कोशिश करेगा इसके पास जाऊं ना जाऊं, कई बार ऐसा होता है। और बहुत ज्यादा दूर रखा है तो सर वहां से आपके मैग्नेट्स चिपकने नहीं वाले, राइट? बचपन वाला एग्जाम्पल है। उस मैग्नेट वाले पार्ट में क्या होता था? अपोजिट पोल्स, यानी कि विपरीत हम लोग बात करते थे कि सर यहाँ पर जो पोल्स है ना, यानी ध्रुव है, वो विपरीत है। एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, एक नॉर्थ था, एक साउथ था, राइट? सो यहाँ पर भी वही लॉजिक है कि सर जब दूरी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कम आकर्षित होगा। जब कम आकर्षित होगा तो इसको बाहर आसानी से निकाला जा सकता है, बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, निकल जाएगा। इसी वजह से इस वाले केस में जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका रुबिडियम। इज इट क्लियर? तो यहां पे सर रुबिडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, रुबिडियम से कम सर, जब यहाँ पे टॉप पे लिख देता हूं, पोटेशियम दूसरे नंबर पे, सोडियम तीसरे नंबर पे, फिर लिथियम चौथे नंबर पे। यानी रिएक्टिविटी कुछ ऐसे बढ़ेगी। और ये चीज हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। मोबाइल की बैटरी में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लिथियम होता है। बिल्कुल सही कहा प्रिंस आपने, हमारे मोबाइल फोन की जो बैटरीज है उसमें हम लोग लिथियम का इस्तेमाल करते हैं। आई गेस इट इज सॉर्टेड। तो सर ये वही वाला पार्ट लिखा हुआ था, तो यहाँ पे देखिए सर रुबिडियम हो गया, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये इस हिसाब से सीरीज बना रखी है। यहाँ पे रटना किसी को नहीं है, केवल ये समझाने के लिए मैंने लगा रखी है, तो आपको पता रहे एग्जामिनेशन में जो मैंने लॉजिक बताए हैं उसी लॉजिक का इस्तेमाल करना, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, राइट? चलो, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज वाला पार्ट हो गया। अब मैं थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा पिछली क्लास का। तो रिवीजन कराने बेटा बीच बीच में जरूरी है, क्योंकि आई नो कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी एमटीएस और उस लेवल पे हैं, जो बेसिक लेवल पे, तो थोड़ा सा उनको डाउट हो सकता है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सर रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे मैं आयनिक कंपाउंड्स की बात करूं, यानी ये कौन से होंगे? आयनिक यौगिक। अब आयनिक यौगिक में सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने शुरू से लेते हुए चला हूं, और वो क्या था? यहां पर ये जो आयनिक यौगिक थे, इसमें से हमारा बेस्ट और सबसे फेवरेट वाला, अपने घर में रोजाना जो सुबह सुबह मस्त एकदम चाट मसाला का इस्तेमाल कर ले रहे हो, नमक डाल ले रहे हो, कौन सा वाला है? NaCl। अभी NaCl की जोड़ी बनी कैसे? तो आपको मैं बता चुका था, जोड़ी वो 3 तरीके से बन रही थी। या तो इलेक्ट्रॉन दे दूं, ले लूं, या फिर बराबर बराबर शेयरिंग कर लूं, या फिर सर मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं बस दूसरे की हेल्प कर दे रहा हूं, उसका शेयर कर ले रहा हूं, दूसरे से मांग नहीं रहा हूं। 3 तरह की बॉन्डिंग हमने समझी थी। NaCl में क्या होता था, आप लोग अच्छे से जानते हैं, सोडियम के पास ये लाल वाला देख रहे हो, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाता इसकी लाइफ सेट हो जाती। कैसे होती? इलेक्ट्रॉन इसके पास था तो इसका कॉन्फिगरेशन था बेटा 2 8 और 1।
तो राजा और जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं, प्लीज बेटा पुरानी वाली क्लासेस देख लेना, और अगर आपने नहीं देखे तो इंजीनियर अड्डा पे ना सैटरडे को मैंने क्लास ली है, पूरा पीरियड टेबल, तो एक बार वहां पे देख लेना, समझ में आएगा ये कैसे चल रहा है। तो देखिए यहां पर ये जो 281 है, तो 281 का अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सबसे बाहर 8 हो जाएं, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाना है। तो यहां पे सोडियम ने क्या किया, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन यहां से पकड़ा दिया क्लोरीन को, और क्लोरीन का जो कॉन्फिगरेशन था वो 287 होता था, राइट। सो यहां पर ये जो पार्ट है यहां पे पहुंचा है क्लोरीन के पास, और इस वाले केस में ये देखो सर, जैसे यहां पे पहुंचा इस पे आ गया था क्या, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये लाल वाला जो है, समझाने के लिए मैंने बना रखा है लाल रंग से, लाल या पिंक कलर का, ये आ गया क्लोरीन पे, तो इस पे आ गया था नेगेटिव चार्ज और इनकी दोस्ती हो गई थी। तो यहां से आपका बना हुआ है क्या, NaCl। इज दैट क्लियर? चलो अब यहां पर इतना वाला पार्ट हुआ। अब ये जो NaCl वाला पार्ट है, जहां पे मैं आयनिक कंपाउंड्स की बात करूं, तो यहां पर रिएक्टिविटी ऐसा नहीं रैंडमली किसी से भी कर लेगा। अब ऐसा नहीं है कि सर सोडियम की जो रिएक्टिविटी करवा रहे हो, तो सोडियम का सर मैं चाहता हूं कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो जाए। क्या आपने कभी ऐसा कभी कोई कंपाउंड सुना है? क्या कभी आपने सुना है कि ऐसा करके कोई यौगिक है? तो ऐसा यौगिक बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर दोनों की नीड्स भी तो फुलफिल होनी चाहिए। जब नीड्स फुलफिल नहीं हो रही तो ये थोड़ी सा किसी से भी यहाँ पे शादी हो जाएगी ना। एक तो सर दोनों के दोनों मेटल्स हैं, इसको भी एक की रिक्वायरमेंट थी, इसको भी एक की रिक्वायरमेंट थी, तो क्या ये सब दोनों के यहाँ पे बॉन्डिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, तो इसलिए सर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये सब कैसी बॉन्डिंग हुई? इलेक्ट्रॉन को देने और लेने की बात थी, तो ये सर क्या थे, आयन्स बन गए। तो ये क्या होगा, आयनिक कंपाउंड, और इसमें जो बॉन्डिंग हो रही थी कौन सी हो रही थी, आयनिक आबंधन हो रहा था। सो आयनिक आबंध, इंग्लिश में बोलेंगे आयनिक बॉन्डिंग। सो आई गेस दैट इज क्लियर, राइट। हाँ, हमेशा जब भी रिएक्शन होगा बेटा वो पॉजिटिव और नेगेटिव का होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, प्रीवियस ईयर का है, ALP में भी पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं। क्वेश्चन है, जब भी कोई फॉर्मूला बनता है, कभी भी कोई केमिकल फॉर्मूला बनेगा, तो उस केमिकल फॉर्मूले में सर सबसे पहले क्या आना चाहिए? पहले स्थान पर धातु, या फिर बोलूंगा धात्विक आयन, उसके बाद अधात्विक आयन, दूसरा स्टेटमेंट पहले अधात्विक उसके बाद धात्विक आयन, तीसरे पे पहले अधात्विक फिर दोबारा अधात्विक, या फिर चौथा धात्विक और इधर धात्विक। जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मेंशन कर देता हूं। सो माय क्वेश्चन इज कि सर जब भी कोई केमिकल फॉर्मूला बनता है, तो केमिकल फॉर्मूले में सर कौन सा आयन पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है सर मेटलिक आयन, मेटलिक आयन, इधर होगा आपका नॉन मेटलिक आयन, या पहले आपका मेटलिक, सॉरी पहले आपका नॉन मेटलिक फिर आपका मेटलिक, सर पहले भी मेटलिक दूसरा भी मेटलिक, और पहला आपका नॉन मेटलिक और दूसरा भी आपका नॉन मेटलिक। देखते हैं क्या आंसर होगा। तो सर जितने भी लोग यहाँ पे गए हैं पहले के साथ एक एक बच्चा सही है कि सर चाहे जिंदगी में कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी MgCl2 NaCl कोई भी दिमाग में आ रहा हो सर, हमेशा उस केमिकल फॉर्मूले में याद रखना पहले आपका हमेशा और हमेशा मेटलिक आयन आएगा। जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम क्या था, सोडियम हमारा धातु था। क्यों? क्योंकि सर ये हमने 1 करोड़ बार सुन रखा है कि सोडियम जैसे इलेक्ट्रॉन दे देगा सर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धातु होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो अधातु होता है, यानी कि नॉन मेटल होता है। तो जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं प्लीज याद रखिएगा, कभी भी कोई भी केमिकल फॉर्मूला आता है तो पहले सर आपका मेटलिक आयन बनता है, यानी कि सर पहले आपका सॉरी आपका मेटलिक आयन आएगा यानी धात्विक आयन आएगा, उसके बाद अधात्विक आयन आएगा यानी कि नॉन मेटलिक आयन आएगा। और यहाँ पे सर NaCl इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि दिस इज मेटलिक आयन एंड दिस इज नॉन मेटलिक आयन, सिंपल। सो आई गेस ये वाली चीज क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे वाला पार्ट खत्म हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सर जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि अगर मैं आयनिक यौगिक की बात करूं, तो आयनिक यौगिकों में की सर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये गुण मैं कैसे याद रखूंगा? इनके जो गुण हैं क्या मुझे रटने पड़ेंगे? सर रटने का काम तो मैंने आपको पहले ही बोला, वो आप 10वीं में 12वीं में जब भी आपने आखिरी बार बोर्ड की पढ़ाई करी थी वो छोड़ चुके हो। मेरी क्लास में आओगे तो मैं सारी की सारी चीजें ना लॉजिकली बताऊंगा, लॉजिक्स क्लियर करते हुए समझाऊंगा, और अभी तक लॉजिक्स ही पढ़ते आए हैं। सर भूल जाओ कि पीछे बोर्ड पे कुछ लिखा है, मैं जो कह रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान देना। सर कोई भी आयनिक यौगिक का आप उदाहरण दे सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, मैंने शायद एग्जांपल दिया है वहां से भी आप दे सकते हैं। कोई भी आयनिक यौगिक का एग्जांपल प्लीज मुझे चाहिए। सो निशु, करिश्मा, मुस्कान, हृदय, अंकित, अंकुर, जिनी घोष, एनीवन, बहुत बढ़िया। एक बेस्ट एग्जांपल है
सोडियम क्लोराइड, क्योंकि पता है हमने 10वीं में सब रटा है, मैं नहीं चाहता कोई भी रटे। MgCl2 परफेक्ट, आप सर MgCl2 का एग्जांपल ले लो, कोई भी ले सकते हो। अब सर NaCl की प्रॉपर्टी सबको पता है, सर सोडियम क्लोराइड के बारे में एक एक बच्चे को पता है, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा धीरज पांडे, धन्यवाद बेटा। चलो, सो अब सर सोडियम क्लोराइड जो है, इसकी मैं प्रॉपर्टी पूछता हूं, सर सोडियम क्लोराइड आपको दिखता कैसा है? तो आप कहेंगे सर ये ज्यादातर जो है ना सर सॉलिड फॉर्म में भी होता है या फिर ये अमरफस फॉर्म में होगा। बेसिकली देखा जाए तो सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे मैं रॉक सॉल्ट का एग्जांपल ले लूं, आप लोगों ने सेंधा नमक देखा है? या फिर सर आप जानते हैं जो जो नमक बनता है वो दो तरीके से आ सकता है। पहला, जिसका निर्माण समुद्र से होता है, कि सर समुद्र के पानी को एक जगह इकट्ठा किया गया, राइट, उसकी खेती की टाइप ही होता है कि सर पानी को इकट्ठा किया, उसे वाष्पीकृत होने दिया, यानी इंग्लिश में बोलूंगा उसको इवेपोरेट होने दिया। जब पानी इवेपोरेट करता है तो वहां पे सर नमक बचता है, उस नमक को सर फैक्ट्री में ले जाते हैं, रिफाइन करते हैं, फिर आयोडीन मिलाते हैं, ब्ला 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 करके, वो सारी चीजें हो गई, वो प्रोसेस है। एक तो वो नमक बन गया तरीका। दूसरा नमक है जो काले रंग का आता है, काला नहीं बोलूंगा, ब्राउनिश कलर में आता है, और वो सर पत्थरों से आता है। पता है वो कहां से आ रहा है? पहाड़ों से, चट्टानों से आ रहा है। तो दो तरह से नमक होते हैं। यस, तो अब सर यहां पर अगर मैं उससे बात करूं तो आप उस नमक से ही लिंक कर सकते हैं। ये आमतौर पे कैसे होते होंगे? ये आमतौर पे सर ये आपके कैसे होते हैं? ये ठोस होते हैं, यानी कि हार्ड होंगे और सॉलिड होंगे, राइट। हाँ, जो पिंक टाइप का होता है ब्लैक सॉल्ट, सही बात है पांडे जी। दूसरा, अब सर नमक की बात करेंगे तो नमक का जो क्वथनांक है, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है सर, ये कैसा होता है? ये ज्यादा होता है। तो इस ऐसा नहीं अकेले NaCl के लिए, ये सारे के सारे सर जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, उन सभी का गलनांक जो है वो उच्च होगा और उच्च ही क्वथनांक होता है, यानी इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब सर यहाँ पे जितेंद्र का एक क्वेश्चन आया, सर इसमें से हार्मफुल कौन सा होता है? तो जितेंद्र आप शायद आप तो बायो वाली क्लास में थे ना। एक सेकंड, जब बच्चे का डाउट है तो एक बार ले लेता हूँ, वैसे बीच में डाउट मुझे लेना नहीं था, मैं सोच के बैठा था, कोर्स में हम ना पहले पीछे चले गए, लेकिन एक बच्चे ने पूछा तो जरा बता दूं। देखो, याद रखना कि सर जो समुद्र वाला जो नमक है सर, एक लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में ले रहे हो तो इससे एक समस्या खड़ी होती है और ये पेपर में पूछी जा सकती है। याद रखना, वो है बीपी। बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के जितने भी लोग शिकार होते हैं सर, उनसे ये कहा जाता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि बेटा आप एक काम करो, जो टाटा सॉल्ट, पतंजलि का नमक, या जो भी नमक आप वो सफेद वाला नमक इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मत करो, उसकी जगह आप काले नमक का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, या फिर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर लो, राइट। तो यहाँ पे सर हाई ब्लड प्रेशर से इवन किडनी वाले पार्ट पे दिक्कत आती है सर, यहाँ पे बोले तो हमारे हार्ट वाले पार्ट में भी दिक्कत आती है। तो आप जो पूछे ना बेस्ट कौन सा होता है, तो सेंधा नमक सबसे बेस्ट होता है। और अगर मैं जाऊं एक लिमिटेड अमाउंट में ले तो इट्स ओके, वरना ये सफेद वाला नमक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी के लिए बता देता हूँ, आप जो ले रहे हैं तो अभी टेंशन नहीं लेना है, इस एज पे कोई समस्या नहीं खड़ी होने वाली है, इस एज पे सब कुछ ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आयोडीन का सोर्स भी है, इसलिए सर अभी के लिए मैं कहूंगा जो ले रहे हैं वो लेते रहो, ठीक है। वापस आते हैं। सो अभी बीपी वाले पार्ट में पता लगा, फिर बच्चों का सवाल आएगा सर ब्लड प्रेशर बताइए सर कैसे मापते हैं, तो मैं कहूंगा स्फिग्मोमेनोमीटर। फिर अगर सर ब्लड प्रेशर चेस्ट से मापते हैं तो सर कहाँ मापते हैं, फिर मैं कहूंगा आर्टरी। फिर कहेंगे सर इसकी रीडिंग क्या होती है सर, फिर हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम बता दो, तो फिर टॉपिक हमारा खिसक जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ उसे प्लीज ध्यान देना। सो वापस आते हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा था? हाँ, तो मैं ये कह रहा था सर आप इसी को NaCl से लिंक करते हो। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सर जो नमक है, जो सादा नमक है, बाकी सबको तो भूल जाओ, क्योंकि सर देखो आयनिक कंपाउंड में आपका NaCl भी आ जा रहा है। वैसे रीडिंग सही है, 120 और 80 होती है, जिसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। परफेक्ट। अब सर सुनो, तो जो NaCl है सर, नमक को अगर पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? अरे सर सिंपल सी बात, पानी में डाल दोगे सर तो नमक क्या होगा? घुल जाएगा। ऐसा ही है ना? तो इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं, सो गीता इसी तरीके से ना, देखो आंसर भी सबके देने होते हैं और कंट्रोल भी करना पड़ता है कि ज्यादा डिटेल में चले, तो इसी तरीके से चलते हैं। सो खैर मैं वापस आता हूं अपने पॉइंट पर। तो जो NaCl है, NaCl वाला पार्ट जो है सर, ये क्या होगा? क्योंकि ये पानी में घुलता है तो इसका मतलब सर ये भी तो आयनिक कंपाउंड था। जब ये पानी में घुल रहा है तो सर यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स क्या है? ये पानी में घुलते हैं, ठीक है। यानी कि दे आर सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन हाँ सर, कुछ और सॉल्वेंट्स हो गए, कुछ और विलायक हो गए, जैसे कि मैं ईथर की बात करूं, उसमें अघुलनशील है, लेकिन पानी में सारे के सारे घुलनशील होते हैं। ये भी हमको याद हो गया। सर 3 पॉइंट्स तो हमको याद हो गए, लेकिन एक चौथे पॉइंट पर और आता हूं, वो ध्यान से सुनना। सर ये आप सबको पता होना चाहिए। अच्छा साक्षी धन्यवाद। अब मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछूंगा। सर मैंने बात करी पानी की, लेकिन इस बार पानी में शुद्ध पानी की बात कर रहा हूं, बोले तो प्योर वाटर। मैं जो पूछ रहा हूं सिर्फ उसका जवाब देना, थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग मत लगाना, कुछ और क्वेश्चन अभी मत पूछना प्लीज, थोड़ी देर रुक जाओ। सर प्योर वाटर इज द गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? माय क्वेश्चन इज, शुद्ध जल सर विद्युत, अगर ऊर्जा की बात करूं सर, उसका अच्छा चालक होगा या कुचालक होगा? यानी कि सर सुचालक होगा या कुचालक होगा? प्लीज आंसर देना।
गाइस, मतलब दिल जीत लिए तुम लोग। मुझे लग ही रहा था सर कोई ना कोई तो गुड कहेगा, लेकिन सब लोगों ने बैड बोला। नहीं, 2 बच्चों ने अभी भी गुड बोल दिया है, 2 नहीं 3 बच्चे बोल चुके हैं, 4 बच्चे बोल चुके हैं, ठीक है। तो 4 बच्चों ने सर यहाँ पर बोल दिया है गुड कंडक्टर, बाकी सब लोग बैड कंडक्टर के साथ हैं। तो यहाँ पर याद रखना बेटा, ये होता है बैड कंडक्टर, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी शुद्ध जल में कभी भी विद्युत प्रवाह नहीं होगा। सर दिमाग में सेट कर लो ये वाली बात, मैं फिर से रिपीट करता हूं, शुद्ध जल में कभी भी सर विद्युत प्रवाह नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर होता है, यानी कि सर ये क्या है, कुचालक है। गुरुदेव, दिमाग में सेट कर लिया। अब यहां पर याद रखना कि हाँ, अब ये ऐसा तो है, तो अपने घर में कोई एक्सपेरिमेंट करके मत देखना कि सर्दियों का टाइम है, सब पानी की रॉड लगा रखी है, क्योंकि सर हम इंडियंस हैं, गीजर सबके पास तो नहीं है, तो ज्यादातर लोग ना उस रॉड का इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग तो अपनी तरफ से जुगाड़ बना लेते हैं, स्प्रिंग वाली रॉड की लटका दी, और फिर सर देख रहे हैं गर्म पानी हो गया कि नहीं, लाओ उंगली डाल के देख लो। मम्मी कह रही क्या कर रहा, पागल है क्या? अरे नहीं मम्मी, दीपनी सर ने बताया था कि प्योर वाटर में इसमें करंट नहीं आता। लेकिन चाचा आपको ये कौन बताएगा कि प्योर है भी कि नहीं? प्योर में सर अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने तो सोच लिया प्योर है, अब उसमें सर डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, मान लीजिए उसमें कुछ इंप्योरिटी है, तो क्या होगा, इंप्योरिटी अगर मौजूद होगी सर वहीं पे बैंड बज जाएगी। वहीं पता लगा दीपनी सर ने तो बोला, तो बता रहे मम्मी दीपनी सर ने बोला था के, और फिर ये वाला हिसाब हो रहा है। तो प्लीज याद रखना बेटा, हमको नहीं पता है कि वो सर वाटर प्योर है भी कि नहीं, भले ही आपकी जमीन में से आ रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग समझदार होते हैं। मैं बताता हूँ, जिस जगह मैं रहता हूँ, मैं अपने घर के आसपास, मेरे घर के ठीक सामने जो घर है, राइट, ऐसा तो नहीं कोई टूंडला से हो, सो मैं अपना एग्जांपल बदल देता हूँ। मेरे घर के सामने एक घर है, कोई मतलब मेरे घर के आसपास कोई घर है, उनके घर में क्या हुआ, उन्होंने ना पहले बोरिंग करवाई थी, तो पहले क्या था, हैंडपंप लगा हुआ था, ठीक है। सो हैंडपंप लगा हुआ था, लेकिन अब क्या था, हैंडपंप में पानी आना बंद हो गया। बहुत सारे लोगों को पता है कि सर अपना वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। तो इन भाई साहब ने समझदारी क्या दिखाई, इन्होंने समझदारी ये दिखाई कि इन्होंने हैंडपंप की जगह अब इन्होंने जो बोरिंग थी वो अलग से बोरिंग करवाई, ठीक है। अब क्या हुआ, हैंडपंप वाली जगह थी खाली, तो इन्होंने अपने दिमाग ये लगाया कि इनके घर में जो भी गंदा पानी आता था, कपड़े धो लिए या कुछ भी है, तो वो जो वेस्ट वाटर था वो नाली में ना भेज के समझदार व्यक्ति क्या कर रहे थे, वो जो हैंडपंप वाली बोरिंग थी, भाई साहब ने अपना पानी वहां पर भेज दिया। अब इससे क्या होता था, हमें तो पता नहीं था ऐसा कुछ है, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद जब इनकी बोरिंग वोरिंग हो गई थी, तो हमको थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि ना मैं जब भी जाता था समरसेबल पंप, ना आदत थी कि सर समरसेबल पंप से ताजी ताजी पानी आएगा, नल ऑन करेंगे, और जैसे नल ऑन करते थे तो उसमें से झाग निकलता था मस्त एकदम। मेरे लॉजिक्स यहाँ पे सारे के सारे लॉजिक्स हिल गए। मैंने कहा आज तक मैंने पढ़ाई करी है या फिर इतना पढ़ा लिया, अपनी सरकारी नौकरी भी निकाली, लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि जमीन में से ही झाग वाला पानी कैसे निकल रहा है भाई साहब। अब बाद में पता लगा कि होता क्या था कि उनके जो कपड़े अपने धुलते थे, तो उनका जो सर्फ वाला पार्ट था, डिटर्जेंट पूरा का पूरा वहां जा रहा था, और हमारे सर वो जो लेवल था बोरिंग वाला पार्ट वो सेम था, और उसके चक्कर में क्या हो रहा था कि हमारे घर पे उनका भाई साहब झाग वाला पानी हमारे ताजे पानी में आ रहा था मस्त एकदम। सो गाइस प्लीज याद रखना कि यहाँ पर आप सोच रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर इज सेफ, तो भाई साहब आपको नहीं पता आपके आसपास कितने समझदार व्यक्ति रह रहे हैं। तो उनके चक्कर में पता लगा कि मैंने तो बता दिया कि प्योर वाटर है, आप सोच भी रहे प्योर वाटर, और फिर चिपक जाओ। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना इस चीज को। सो गाइस यहाँ पर, हाँ, तो मैं यहाँ पर यही बता रहा हूँ कि सर प्योर वाटर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन अगर आपने उसमें कुछ इंप्योरिटीज मिला दी हैं, सो ये जो इंप्योरिटीज आपने मिलाई हैं, तो उसके चक्कर में क्या होगा सर, इसमें करंट फ्लो होगा। और वही चीज यहाँ पर लिखी है, देखो, मान लीजिए मैंने नमक मिला दिया, नमक बेस्ट एग्जांपल है, मैंने नमक मिला दिया, तो उसमें क्या होगा कि सर ये these आर दी कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन एंड सॉल्यूशन स्टेट, यानी कि मॉल्टन और सॉल्यूशन स्टेट में क्या होगा सर, यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टेट का बेस्ट एग्जांपल है सॉल्यूशन, यानी सर अगर मैं यहाँ पे मिक्सचर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, नमक और पानी मिला दो, सॉल्यूशन तैयार हो गया। इस केस में से करंट फ्लो कर जाएगा, तो इसलिए बता रहा हूँ, राइट। सो हाँ देखो, आरओ का यूज करोगे डेट वुड बी प्योर, नो डाउट, है ना। तो सर इतना वाला पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, डिस्टिल्ड वाटर में भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जो भी बच्चा पूछा डिस्टिल्ड वाटर में करंट फ्लो नहीं करता है, जिसका भी डाउट था, मुझे नहीं पता किसी का कमेंट एकदम से निकल गया है, तो डिस्टिल्ड वाटर का जिसका भी क्वेश्चन था उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो सर ये रही बात आपकी नॉन मेटल्स की। अब सर ध्यान सुनना, सर ये जो धातु है ये मिलेगी कहां से, ये जो मेटल्स हैं ये मिलते कहां से हैं। अब मान लीजिए मुझे लोहा चाहिए, तो सर क्या करूंगा कि सर मैं कहीं भी जाऊंगा, अपने घर के आसपास बुलाऊंगा कि भैया जरा यहाँ पे हेल्प करोगे क्या, आज के आपको 500 रुपए दूंगा भैया, प्लीज ये वाली एरिया खोद दो। मिट्टी को खोदा, वहां पे सर लोहे के मस्त एकदम ऐसे पत्थर पत्थर निकल के आ रहे हैं, कैसा होगा, नहीं। सर ये जो मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं, जमीन के अंदर मिलती हैं, और यहाँ पे जिस जगह से मिलते हैं सर, उन चीजों को बोलते हैं जिससे आप ये धातु निकालते हैं, उनको बोलते हैं खनिज। इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स, यहां बोलूंगा मिनरल ओर, जिसको हम लोग अयस्क के नाम से जानते हैं, राइट। अब देखो गाइस, इतनी चीज क्लियर हुई। अब यहां पर हुसैन बाबा शिवपुरी कॉलोनी, ठीक है। अब सुनो,
सो यहाँ पर अब एक बेसिक सा पॉइंट आता है, साक्षी कुमारी ने जो रखा है कि सर ये बताओ जैसे मिनरल्स और ओर्स की हम बात करें तो उनमें बेसिकली डिफरेंस है क्या? तो देखो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो जमीन के अंदर हमें कहीं से मिल रहे हैं, वो वाला पार्ट क्या है? वो आपके मिनरल्स हो गए, राइट? अब यहाँ पे मिनरल्स जहां से आपके प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको हम लोग ओर कह देते हैं, राइट? यानी कि सर इसको हम लोग अयस्क कह देते हैं। जैसे कि हेमेटाइट का गुरिया बिल्कुल सही कहा, आयरन का ओर है वो हेमेटाइट है। लेकिन सर यहाँ पे मेटल जब निकालोगे तो क्या सबको आप एक तरीके से निकाल सकते हैं? नहीं। यहां पर एक चीज है कि जो धातुएं जब हम निकालते हैं, जिस जगह से निकाल रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था ओर से निकाल रहे हो, तो उसमें क्या होगा सर, जमीन से निकल रही है तो उसमें कुछ गंदगी होगी, और इस गंदगी को अंग्रेजी में गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। अब ये आप लोग इस गैंग को वो वाली गैंग मत समझ लेना क्या भी हो, सुन, मिल जाइए वहां पे कन्या पाठशाला के पीछे शाम को 5 बजे, देख लेते हैं किसमें कितना है दम। ये वो वाली गैंग नहीं है भाई। यहाँ गैंग का मतलब GANG वाली नहीं, ये है GANGUE। इस गैंग का मतलब है ये वो सर सारी की सारी गंदगी या इम्प्योरिटीज जो आपके सर यहाँ पर इस अयस्क में मौजूद हैं, जिसमें से हम लोग धातु को निकालेंगे। अब देखिए, तो गैंग का मतलब क्या हुआ, यहां पर आपकी कुछ इंप्योरिटीज है, वो मिट्टी भी हो सकती है, वो रेत हो सकती है, कोई भी इंप्योरिटीज है वो गैंग होती है। अब जब आप धातु निकालेंगे तो यहां पर हम लोग जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैंने यही 4 उदाहरण दिए थे और आपसे पूछा था कि सर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो आप लोगों ने बिना सोचे समझे सीधे बताया कि सर हम तो ये चीज पहले जानते थे कि यहां पे सर रुबिडियम है वो ज्यादा क्रियाशील है। यानी कि सर जब हम लोग धातुओं की बात करते हैं, कुछ ज्यादा क्रियाशील होती हैं, कुछ कम क्रियाशील होती हैं। तो सर अब कुछ मेटल्स हो सकते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएंगे, कुछ हो सकते हैं बीच में आएंगे, कुछ हो सकते हैं वो रिएक्टिव हो ही ना, यानी वो अनरिएक्टिव हो। तो यहां पे सर देखिए, कुछ ऐसे मेटल्स जो सर अनरिएक्टिव हैं, यानी कम रिएक्टिव हैं या फिर ना के बराबर रिएक्टिव हैं, इनको केवल गर्म कर दो और इनकी धातु बाहर। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे, कौन सा एग्जाम्पल होगा? तो एग्जाम्पल के रुबिडियम क्या होता है बेटा? मेटल होता है बेटा रुबिडियम। निखिल ये धातु है। कैसे पता लगेगा? क्योंकि पहले वाले ग्रुप में इसलिए धातु है, ठीक है निखिल करण। तो बेटा यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि कुछ मेटल्स जो आपके अनरिएक्टिव हैं, इसको आप गर्म करने से भी निकाल सकते हैं। सिनाबार है, सिनाबार। सर सिनाबार किसका अयस्क है पता है? सर ये है मरकरी का अयस्क। किसका? मरकरी का। यानी कि हिंदी वाले बेटा ये पारे का अयस्क है। अब क्या हो सकता है, अगर यहां पर मैं आप लोगों से कहूं कि ये सर जो रिएक्टिविटी से अगर ये थोड़ा सा और ऊपर हुआ तो क्या करेंगे? तो अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज में और थोड़ा सा ऊपर है, जैसे कि मान लो कि कोई सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स की फॉर्म में मौजूद है, तो यहां पे मैं एक ट्रिक बताऊंगा, सब लोगों को वो ट्रिक याद रखनी है। मान लीजिए बीच में रिएक्टिव है, वो ना तो बहुत तगड़े हैं ना ही बहुत कम है। इस वाले केस में क्या होगा सर, यहां पर ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर ये सल्फाइड से कार्बोनेट की फॉर्म में मौजूद हैं, तो सर यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें केवल आपका जैसे हम कहते हैं केवल गर्म करने से काम होगा ना, इसमें सर आपको स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। जैसे सल्फाइड है, तो सल्फाइड की जो ओर्स होंगी, यानी सल्फाइड के जो अयस्क होंगे, तो उसमें आप एक तो हीट करेंगे और गर्म करने के अलावा क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा एयर की प्रेजेंस में उसे गर्म करेंगे। यानी इसे गर्म तो करेंगे लेकिन किसमें? वायु की उपस्थिति में। इसको हम लोग बोलते हैं भर्जन, इंग्लिश में कहते हैं रोस्टिंग। लेकिन सर इसे याद कैसे रखूं, ये भी तो है। तो इस वाले केस में दानिश बाबा धन्यवाद, अगर मैं इस वाले केस में जाऊं तो देखो सिंपल सी चीज है कि अकरेंस का मतलब बेटा जहां पर वो मिलेंगे, जिस जगह मिलती है कोई भी चीज अकर, जैसे मान लो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आयरन अकर्स इन दिस पार्ट, तो यानी आयरन का यहाँ पे निर्माण होता है, यानी निर्माण की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर सर दो चीज याद रखना, मैं ट्रिक बताने वाला हूं। कार्बोनेट जिस तरीके से निकलते हैं सर उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, और सल्फाइड जिस प्रोसेस से निकलते हैं उसको बोलते हैं रोस्टिंग। लेकिन सर ये मैं याद कैसे रखूं, ये तो खतरनाक सा लग रहा है। खतरनाक कुछ नहीं है, बस यहां पे ध्यान सुनना। सो यहां पे सर ये निष्पादन होगा या भर्जन होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए मुझे अंग्रेजी वाले शब्द का इस्तेमाल करना है जिससे मैं थोड़ा आसानी से बता पाऊं। तो साक्षी, अंकित, दानिश, क्या आप लोगों ने रोस्टेड चने खाए हैं? या फिर जो नॉनवेज खा लेते हैं, मुझे थोड़ा जल्दी निपटाना पड़ेगा क्योंकि सर आ चुके हैं, मुझे जाना पड़ेगा, बस ध्यान सुनना। सर आपने कभी रोस्टेड चने खाए हो या रोस्टेड चिकन खाया हो या रोस्टेड पनीर खाया हो, तो रोस्ट कैसे करते हो? सर आग में उसको मस्त एकदम करारा करारा सेक लिया, राइट? तो जब रोस्टेड चने या रोस्टिंग करी जाती होगी तो क्या करते होंगे सर, आग में उसको भूनते होगे ना, तभी तो कहना भूनना। सो बेटा भूनना या फिर रोस्ट करना, ये तरीका है मेरा याद कराने का।
तो यहाँ पे क्या करोगे सर, हवा की उपस्थिति में एक कार्य करा जाएगा, यानी सर ये एयर की प्रेजेंस में किया जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, राइट। दूसरा सर, अगर यहीं पे कार्बोनेट्स की बात करेंगे तो सी से कार्बोनेट और सी से कैल्सिनेशन। सर इसमें भी गर्म करोगे लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, यानी हवा की प्रेजेंस यहां बहुत कम होगी। गर्म इसमें भी करेंगे लेकिन कम हवा की प्रेजेंस में। तो याद करने का तरीका है सर, रोस्टिंग किसके लिए करी जाती है, सल्फाइड ओर्स के लिए, और कार्बोनेट ओर्स के लिए सी से कार्बोनेट और सी से कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन करते हैं। तो ना बहुत बच्चे डाउट में आते हैं सर ये पढ़ा तो था, पता नहीं किस में है, रोस्टिंग होगा या क्या। तो निष्पादन किस में होगा सर, कार्बोनेट्स वाली ओर में, डेट्स इट। अब हाई रिएक्टिव वाला जो पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कल, क्योंकि अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरा सर यूट्यूब वाली क्लास भी है, तो मैं बस आपके सामने रिएक्शन दे जा रहा हूँ। जैसे रोस्टिंग करी तो मैंने किसका एग्जाम्पल लिया, देखो जिंक सल्फाइड, तो यहाँ क्या है, सल्फाइड का इस्तेमाल, सल्फाइड वाला पार्ट। तो सल्फाइड वाली ओर में क्या करोगे, रोस्टिंग। और रोस्ट से याद है मुझे, या फिर भूनना, तो भ से भूनना या भर्जन। तो इस भूनोगे कब, जब आप भूनते हैं तो क्या करते हैं, हवा की प्रेजेंस में मस्त एकदम चिकन, या फिर चिकन मैं तो खैर खाता नहीं, तो पनीर का एग्जांपल लेता हूँ, पनीर या फिर पीनट्स, उसको भून रहे हो, तो भूनने से याद हो गया भर्जन, यानी सर यहाँ पे देख रहे हो सर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम हो रहा है। और कैल्सिनेशन में क्या बोला था मैंने सर, कैल्सिनेशन में सी से कैल्सिनेशन और सी से आपका कार्बोनेट, राइट। सो गाइस, वाईटी चैनल का नाम इंजीनियर अड्डा, जुड़ जाओ अभी, ठीक 11 बजे अपनी क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगी, राइट। हाँ, उसके बाद फिर 2 बजे जो एसएससी जेई वाले कैंडिडेट्स हैं वो 2 बजे भी पढ़ सकते हैं, राइट। और मेरे 2 बजे के बाद फिर उसके बाद आ जाएगी पिंकी मैम की क्लास 3 बजे, और 4 बजे आ जाती है रीजनिंग की क्लास, जो कि सीके सर पढ़ाते हैं। तो आप रेगुलरली उन क्लासेस में आ सकते हैं, ठीक है। चलो सर, फिर आप लोग पढ़ो अब रीजनिंग, मेरा समय हो चुका है यूट्यूब का, तो मैं जाता हूँ यूट्यूब वाली क्लास में। तो जिन लोगों की क्लास नहीं है रीजनिंग वाली, वो आप लोग यूट्यूब पे आ सकते हैं, इंजीनियर अड्डा 24/7 पे अभी 11 बजे, एएलपी वाले बच्चों, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, लव यू ऑल। हाँ, मैं कल क्वेश्चन भेजना भूल गया था, आज मैं क्वेश्चंस आपके बहुत सारे भेजने वाला हूँ, प्लीज सभी क्वेश्चंस को लगा जरूर लेना, ठीक है गाइस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हाँ।